तो AWS सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये सर्वर होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा पर्सनल लैपटॉप है और आपको कोई भी फाइल एक्सेस करना है, तो आप क्या करते हो, आप अपने ड्राइव में उस फाइल को रखते हो। जैसे कि ये आप इस लैपटॉप के ड्राइव में सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं भी मैंने एक फाइल रखा है जिसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। बट लेट्स सपोज कि वो फाइल आपके लैपटॉप में नहीं है, आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल्स एक्सेस करने हैं जो आपके पास नहीं है, आपके किसी फ्रेंड के पास है, किसी दूसरे लैपटॉप में है, तो उसे आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते थे, उस फाइल को या तो हम लोग यूएसबी ड्राइव से का यूज़ करते थे, उसे उस फाइल को लेकर के अपने लैपटॉप में हम लोग यूज़ करते थे, या फिर इंटरनेट केबल हो गया, ऐसे केबल के थ्रू हम लोग उस फाइल को अपने लैपटॉप में लेकर के एक्सेस कर लिया करते थे। या फिर आप चाहो तो अगर आप लेट सपोज आपने इंटरनेट केबल से दो लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है, तो आप अपने लैपटॉप से सामने वाले लैपटॉप के फाइल्स को एक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों ये जो इंटरनेट केबल दिख रहा है ना आपको, ये क्या किया, ये एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। मीन्स अभी क्या है कि आपका जो दोनों लैपटॉप है ना, वो एक केबल से कनेक्टेड है। मीन्स दो मशीन आपस में किसी न किसी नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, किसी न किसी मीडियम से वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क में होना। मीन्स ये जो दोनों लैपटॉप है ना, ये एक नेटवर्क में है। मीन्स किसी न किसी मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ओके, तो अभी क्या है कि मैं एक मशीन से दूसरे मशीन के डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट लेट्स सपोज कि आपका जो लैपटॉप है वो एक इंडिया में है, और जो दूसरा लैपटॉप जो फाइल आपको एक्सेस करना है वो एक्चुअली आपके आसपास है ही नहीं, वो यूनाइटेड स्टेट में है, वो यूएस में हो, और आप इंडिया से उसे एक्सेस करना चाह रहे हो। तो आप कैसे एक्सेस करोगे? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू जब आपके इंडिया का लैपटॉप और यूएस का लैपटॉप किसी न किसी मीडियम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, जैसे कि आज के डेट में वायरलेस से आप कनेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे से जब कनेक्ट हो जाए तो आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो फाइल है ना गाइज, लेफ्ट साइड में जो लैपटॉप आपको दिख रहा है ना, ये जो फाइल प्रोवाइड कर रहा है आपके इस वाले लैपटॉप को। मीन्स दिस लैपटॉप इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस टू दिस लैपटॉप, टू योर लैपटॉप। तो ऐसा लैपटॉप जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, इस डॉक्यूमेंट की जगह हम चाहे तो कोई मूवीज भी डाल सकते हैं, और उस मूवीज को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने अपने वाले लैपटॉप से। तो ऐसा मशीन, ऐसा लैपटॉप जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, उसे कहते हैं सर्वर। दोस्तों सर्वर भी एक तरह का लैपटॉप ही है। ऐसा नहीं है कि वो, ऐसा मत सोचना आपकी सर्वर के नाम पे आप मशीन मत सोचना कि चलो बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं। एक बेसिकली वो भी एक लैपटॉप ही होता है, एक सिंपल सा लैपटॉप जहाँ पे एक सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि आप जब लैपटॉप खरीदते हो तो इनिशियली हो सकता है बहुत सारे लैपटॉप में ऐसे होते हैं कि ओएस इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हो, विंडो 10 इंस्टॉल कर लोगे, आपको मन हो तो आप लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। उसी तरह सर्वर का भी सॉफ्टवेयर आता है, विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2019। तो अगर आप सेम अपने ही पर्सनल लैपटॉप पे भी अगर आप उस सर्वर के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हो ना, तो आपका जो पर्सनल लैपटॉप है वो सर्वर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों यही चीज मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। जो लैपटॉप आपको सर्विस प्रोवाइड किया दैट इज सर्वर। मीन्स यूएस वाले इस लैपटॉप पे सर्वर इंस्टॉल्ड है, और ये जो आपका लैपटॉप है जहाँ पे विंडो 10 रन कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं क्लाइंट मशीन। तो ये आपका हो गया सर्वर क्लाइंट। लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है ये आपका सर्वर मशीन है, और राइट साइड जो आपको दिख रहा है ये है आपका क्लाइंट मशीन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस पे। दोस्तों हमारा यूट्यूब हो गया, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है मार्केट में जो आप लोग एक्सेस कर पाते हो लैपटॉप से। इंटरनेट के थ्रू आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज करते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, सोशल मीडियाज हो गए, ये सारे चीजों को आप एक्सेस कर पाते हो। तो वो कैसे होता है, जस्ट एज्यूम कि ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में आपका मल्टीपल मशीन्स रखा हुआ है, मल्टीपल लैपटॉप्स रखे हुए हैं, और सारे के सारे लैपटॉप्स पे सर्वर इंस्टॉल करा हुआ है, लाइक विंडोज सर्वर 2019। जस्ट एज्यूम कि विंडोज सर्वर इंस्टॉल करा हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मूवीज।
तो आप क्या करोगे, आप अपने लैपटॉप से यूट्यूब का एड्रेस टाइप करोगे। गाइस ये youtube.com ये सब क्या होता है, ये एड्रेस है। इस एड्रेस के थ्रू आप पर्टिकुलर उस यूट्यूब के सर्वर पे पहुंच पाते हो। सोशल मीडिया का आप कोई भी एड्रेस टाइप करते हो, डायरेक्ट वो सोशल मीडिया जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाता है। वो कैसे, वो एक्चुअली टैग्ड होता है, मीन्स आपका जो मशीन है, जो जो मशीन, लेट सपोज ये मेरा जो पहला लैपटॉप आपको दिख रहा है, ये वीडियो सर्विस प्रोवाइड करती है आपको। अब इस लैपटॉप का ही नाम मैंने रख दिया कोई भी, चलो youtube.com या कुछ भी नाम रख दिया। अब आपको देखना है मूवी, लेट सपोज मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे मूवी देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर इस लैपटॉप के नेम को यहाँ टाइप करूँगा, ताकि मुझे जो भी मूवी मिले वो ये सर्वर प्रोवाइड कर पाए, ना कि कोई और। अगर मैं नाम नहीं दूंगा तो भाई किसे कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे चाहिए कौन से सर्वर से, मैं किस सर्वर से सर्विस चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको नाम देना होता है दोस्तों, यही नाम होता है जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, आप जैसे मेरा हो गया thecloudworld.io। तो अगर आपको thecloudworld.io पे रीच करना है, तो मेरा भी जो वेबसाइट है ना वो इसी तरह एक सर्वर पे रन कर रहा है, और आपको क्या है, जब भी आप एक्सेस करते हो आपको मेरा वेबसाइट एक्सेस हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग तो सोचते होंगे चलो सर्वर, मैं यहाँ लैपटॉप दिखा रहा हूँ, बट आप पिक्चर्स देखोगे, बहुत सारे गूगल्स पे इमेजेस सर्च करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हार्डवेयर्स हैं। दोस्तों इस टाइप के बड़े बड़े हार्डवेयर्स आपको दिखते हैं, बट ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कुछ और मशीन है, ये बस समझ लो कि ये भी कंप्यूटर ही है, बट हाई पावर का। यहाँ पे आपको जो भी हार्डवेयर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर्स यूज किए गए हैं, बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मल्टीपल रैक्स में आपके स्टोरेज डिवाइसेस को स्टोर करके रखा गया है। बस ये वही है, ऐसा मत सोचना कि ये कंप्यूटर नहीं है या कुछ और है, नहीं, ये भी कंप्यूटर ही है, ये भी एक तरह का आपका लैपटॉप ही है। बट यहाँ पे जो मशीन्स होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के। अब आप सोच रहे होंगे उसका क्या जरूरत है, क्योंकि चलो एक वीडियो सर्विस जैसे youtube.com ही हो गया, भाई youtube.com के एक यूजर तो है नहीं, मिलियंस बिलियंस में उसके यूजर्स हैं। तो उतने सारे लोग जब एक्सेस करेंगे, तो अगर आपका छोटा सा लैपटॉप होगा जहाँ पे youtube.com रन कर रहा होगा, तब तो वो क्रैश कर जाएगा। वहां पे यहाँ पे ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े मशीन्स को यूज किया जाता है, ताकि मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, अगर बिलियंस ऑफ ट्रैफिक भी आ रहे हैं आपके सर्वर पे, तो वो सर्वर क्रैश नहीं करे, उतने सारे लोड को वो टोलरेट कर पाए। ठीक है, तो ठीक बिल्कुल इसी तरह जैसा आप देख सकते हो, मैंने जैसा पहले बताया, एक्चुअली में इस तरह से बड़े बड़े सर्वर्स पे आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे सर्वर क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्लाउड क्या होता है। तो ये जो सर्वर आप देख रहे हो ना, ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े मशीन पे एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, इसे कहते हैं ऑन प्रेमाइज सर्वर्स। मीन्स लेट सपोज मेरा जो thecloudworld.io है, लेट सपोज मेरे पास अपना एक पर्सनल सर्वर मैंने खरीद लिया, एक हार्डवेयर खरीद लिया, एक लैपटॉप खरीद लिया, वहां मैंने सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करा, वहां मैंने अपना thecloudworld.io का कोड डाल दिया। अब आप एक्सेस कर रहे हो तो मेरा लैपटॉप आपको क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा ऑन प्रेम सर्वर है, ये मेरा पर्सनल फिजिकल सर्वर है। ठीक है ना, मैंने ये सर्वर किसी से रेंट वगैरह पे नहीं लिया है। तो कोई भी कंपनी पहले क्या होती थी, कोई भी कंपनी, उनके सर्वर्स, उनका जो भी सर्वर था ना वो उनका अपना होता था। ओके, जैसे लेट सपोज youtube.com ले लो, आप कोई भी सोशल मीडिया ले लो, आप ये सबका अपना पर्सनल सर्वर होता था, वो अपने सर्वर पे अपने चीज़ों को रन करते थे। तो चलिए ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास उतना पैसा भी है कि वो इन्वेस्ट कर सके, उनके पास उतने एम्प्लॉयज हैं, वो उतने टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जस्ट एज्यूम कि मुझे मेरा जो thecloudworld.io जो वेबसाइट, वो एक सिंपल सा छोटा सा वेबसाइट है। अब मुझे ये वेबसाइट को रन करना है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना पर्सनल सर्वर खरीदूंगा, सर्वर पे उस वेबसाइट का कोड डालूंगा, बहुत सारे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे इंस्टॉल करना, मीन्स ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को करना। उसके बाद आपको ये वेबसाइट मिलता है। बट इससे पहले कि मेरा thecloudworld.io जो वेबसाइट है वो रन करे, हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम और पैसा स्पेंड हो चुका होगा सर्वर्स के चक्कर पे। ठीक उसी तरह चलो लेट सपोज सोशल मीडिया ही हो गया, उनके पास छोटा मोटा सर्वर तो होगा नहीं,
पूरे वर्ल्ड से उनके एप्लीकेशंस को जब एक्सेस किया जा रहा है, मीन्स उनको बहुत ही बड़े पैमाने पे अपने सर्वर्स को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो एक बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे। चलो 4 या 5 फ्लोर का बिल्डिंग हो गया, वैसा बिल्डिंग बनाएंगे वो। उसके अंदर मल्टीपल बड़े बड़े हार्डवेयर्स को वो पहले स्टोर करेंगे। अब बड़े बड़े हार्डवेयर रन कर रहे हैं तो उसके लिए एसी चलाएंगे ताकि ठंडा रहे, आपके सारे के सारे मशीन्स ठंडे हों। फिर सिक्योरिटी चाहिए, आपकी बिल्डिंग पे सिक्योरिटी चाहिए, 24/7 पावर चाहिए, पावर कट नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे लिमिटेशंस है दोस्तों, और ऐसे एक बिल्डिंग को बनाने में उन्हें हो सकता है 1 साल लग जाए। मीन्स अगर उन्हें अपना एक एप्लीकेशन रन करना है तो सिर्फ सर्वर के चक्कर में ही उन्हें 1 साल का टाइम बर्बाद करना पड़ रहा है, बहुत सारे पैसे बर्बाद करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। इससे मतलब आपका एप्लीकेशन मार्केट में रन भी नहीं हुआ, लेकिन आपके करोड़ों रुपए खर्च हो गए, बस ये समझ लो आप। फिर वो तो सही नहीं है। तो पहले ऐसा होता था, फिजिकल सर्वर सारे के सारे कंपनीज अपना यूज करते थे, और और उससे क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते थे। बट लेट्स एज्यूम कि मेरा जो अपना सर्वर है, चलो ये लेट्स सपोज कि मेरा अपना सर्वर, चलो मैंने एक बिल्डिंग का बनाया अपना और उसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स को डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ इशू हो गया, कुछ डिजास्टर हुआ जिसके कारण मेरे बिल्डिंग में कुछ इशू हो गया, पावर चला गया, लेट्स सपोज पावर कट हो गया 1 हफ्ते के लिए, नेटवर्क जो कनेक्टिविटी था वो चला गया 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। तो जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो अब 1 हफ्ते के लिए वो तो गायब है, मीन्स 1 हफ्ते तक मेरा वेबसाइट कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज मेरा सर्वर रन ही नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कुछ डिजास्टर हो जाता है जिसके कारण मेरा हार्डवेयर फेल हो गया, मेरा जो भी डेटा था सब कुछ बर्बाद हो गया। और गाइज वी ऑल नो कि डेटा इज एवरीथिंग नाउअडेज, हमें डेटा चाहिए ही चाहिए हर चीज पे, मीन्स हमारा डेटा हमेशा सेफ होना चाहिए। ओके, अब तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वैसे के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मैं बोलूंगा चलो ऐसा है तो मैं एक बैकअप के लिए एक अलग से बिल्डिंग बना दूं, फिर से वहां पे अपने एप्लीकेशन का जो भी बैकअप है मैं उस बिल्डिंग में रखूं। फिर से अगर मैं नया बिल्डिंग बनाऊंगा, नया सर्वर क्रिएट करूंगा, फिर से उतना ही टाइम, उतना ही खर्चा, सब कुछ उतना ही स्पेंड होगा। तो इस सिचुएशन में क्या किया, कुछ कंपनीज ऐसे मार्केट में है जो कि क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये एक इश्यूज था पहले, तो उन्होंने इस इशू को एब्जॉर्व किया और उन्होंने एक खुद से एक अपना पर्सनल डेटा सेंटर बनाया, ठीक है। अब जैसे ये हमारा, आप लोग देख सकते हो ऑन प्रेमाइसेस सर्वर रूम है, सर्वर रूम पे ऐसे सारे ये सारे के सारे रैक्स के रूप में आपके हार्डवेयर जो है रखे होते हैं, और ये आपका बिल्डिंग हो गया, अंदर आपके सारे के सारे हार्डवेयर लगे हुए हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में जो जो जिसको कि हम लोग क्लाउड के नाम से जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक इसी तरह सर्वर का जो बिल्डिंग है ना वो बनाते हैं, और सर्वर की बिल्डिंग के अंदर एक बिल्डिंग बना करके उसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स को वो इंस्टॉल कर देते हैं, बहुत सारे सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब अब वो क्या बोलते हैं कि भाई जितने भी कंपनियां मार्केट में रन कर रही हैं उनको बोलते हैं कि आपको अब अपना फिजिकल सर्वर बनाने का कोई टेंशन नहीं है, आपको ना ही टाइम स्पेंड करना है ना ही पैसा स्पेंड करना है। आप क्या करो, आप मेरे से मेरा जो सर्वर है ना उसे रेंट पे ले लो। इससे क्या होगा, इससे ना ही आपको सर्वर इंस्टॉल करने का टेंशन, ना ही कुछ कॉन्फ़िगर करने का टेंशन, ठीक है ना। इवन आपको इनिशियली उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप रेंट पे कर रहे हो, कुछ लिमिटेड अमाउंट में आप आराम से एक सर्वर आप रेंट पे ले सकते हो और वहां पे अपने वेबसाइट को रन कर सकते हो। इससे प्रॉफिट क्या हुआ, ना ही आपको बिल्डिंग बनाने में टाइम बर्बाद करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करना है, आपको बस बना बनाया हुआ सर्वर मिला, आप बस अपने कोड को डालो, रन करो, विद इन अ डे आपका वेबसाइट रन होने लगेगा। पहले जिस काम में 1 साल लगता था वो काम में 1 दिन लगता है। तो ये फायदा है, और ये जो सर्वर का जो बिल्डिंग वो कंपनी ने प्रोवाइड किया ना, यही है क्लाउड। यही सर्वर का जो बिल्डिंग है वो होता है क्या है, क्लाउड। क्लाउड, आप ऐसा मत सोचो दोस्तों कि वो बादल के ऊपर है या कुछ भी ऐसा हवा में उड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लाउड बस एक तरह का आपका सर्वर का बिल्डिंग है, और वहां से आप उस सर्वर को रेंट पे ले सकते हो, और कुछ नहीं है, क्लाउड यही है। अब लेट सपोज ये हमारा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सर्वर का बिल्डिंग है। अब ये 4 अलग अलग कंपनियां हैं, इन्हें अपना एप्लीकेशन रन करना है। तो पहले क्या था, ये अपने लिए ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर क्रिएट करते थे, डेटा सेंटर जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं।
तो इनका ऑन प्रेमाइसेस सर्वर्स पे वो रन करते थे। बट अब वो क्या चाहते हैं कि वो वहां पे उसे रन ना करके वो क्लाउड पे रन करें। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा वो कि कंपनियां क्यों क्लाउड पे मूव कर रही है, बट फिलहाल लेट्स एज्यूम कि वो चारों के जो चारों कंपनीज थे वो क्लाउड पे रन करना चाहती है, ना कि सर्वर्स पे, ना कि अपना पर्सनल सर्वर क्रिएट करना चाहती है। वो उस टेंशन को ही खत्म करना चाहती है। कौन टेंशन ले इसका भाई, बहुत सारे सर्वर्स क्रिएट करने हैं, बिल्डिंग बनाने हैं, अपना सिक्योरिटी रखो, बहुत कुछ है। उससे अच्छा है कि सर्वर को रेंट पे लेके काम कर लो। आपको टेंशन नहीं लेना है ये बिल्डिंग पे क्या सिक्योरिटी है, वो उनका टेंशन है। यहाँ पे क्या पावर आना है, एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका जो डेटा है उसका सिक्योरिटी, डेटा का सिक्योरिटी मीन्स वो सारे चीज आपके डेटा को बैकअप रखना है, वो सब काम उनका है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये चारों के चारों कंपनी इस बिल्डिंग पे आएंगे, इस क्लाउड पे, जो भी प्रोवाइडर है उसे बोलते हैं कि भाई मुझे अपना एप्लीकेशन रन करना है। तो ये क्या करेंगे, ये क्लाउड वाले, ये अपने एप्लीकेशन को, ये अपने मीन्स अपने बिल्डिंग में सबको एक एक कुछ कुछ सर्वर्स वगैरह एलोकेट कर देंगे कि ये सर्वर आपका है, ये सर्वर आपका है, अब अपना एप्लीकेशन अपने अपने सर्वर पे रन करो। फिर ये कंपनियां क्या बोलेंगे कि भाई सिक्योरिटी का क्या है, आप एक ही बिल्डिंग में आप मल्टीपल कंपनीज के सर्वर्स को रन कर रहे हो, तो सिक्योरिटी ब्रीच भी तो हो सकता है। बट दोस्तों आपको इसका टेंशन नहीं लेना, ये सारे के सारे टेंशन AWS के होते हैं। उन्होंने ऐसा डिजाइन करा है अपने हार्डवेयर को कि अगर दो कंपनियां, अगर आप वहां पे जाती है, दो दो अलग अलग कंपनीज अगर वो अकाउंट बनाती है AWS पे, वो क्लाउड पे, और उसके बाद अपने एप्लीकेशन को रन करती है, तो देयर विल बी कंप्लीट सिक्योरिटी, देयर विल बी कंप्लीट सेपरेशन। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये आप तो इतना तो समझ गए क्लाउड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे मल्टीपल कौन कौन सी कंपनियां होती है। तो सबसे फेमस है दोस्तों AWS, Azure, GCP, ये सब यही काम करती है। ये सब इसी तरह उन्होंने अपना डेटा सेंटर पूरे वर्ल्ड में बना रखा है, और जिस भी कंपनी को चाहिए होता है उसे वो रेंट पे दे देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो डेटा सेंटर वर्ल्ड में बना रखा है भाई, क्यों बस यूएस में ही 10 डेटा सेंटर बना दे, क्या काम हो जाएगा आपका, पूरे वर्ल्ड से लोग रेंट पे ले सकते हैं। वो कैसे होता है, चलिए लेट्स सपोज ये हमारा पूरा वर्ल्ड का ये मैप आपको दिख रहा है। अब यहाँ क्या है, अब हमें डेटा सेंटर क्रिएट करना है। AWS ने सोचा कि डेटा सेंटर क्रिएट करते हैं, तो पहले वो उन्होंने अपना एक डेटा सेंटर बनाया अपने यूएस रीजन में। ठीक है, अब लेट सपोज एक बंदा है जो कि इंडिया में है और एक बंदा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और उसे उन्होंने अपना एप्लीकेशन रन करा AWS पे, और वो एक्सेस करना चाह रहे हैं उस एप्लीकेशन को। तो आप देख सकते हो गाइज, आपने नेटवर्क में ये चीज़ एक कंसेप्ट है, ये आपने पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस होता है ना, जो नेटवर्क में जो लेटेंसी होता है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ यूएस में डेटा सेंटर आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो लेटेंसी बढ़ेगा, ये होता है। इसके अलावे इसके अलावे और भी फैक्टर्स है, बैकअप वगैरह, बैकअप होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ हैं। अब क्या है कि इन्होंने क्या देखा AWS ने कि चलो भाई, उन्होंने अपना डेटा सेंटर यूएस में डाला, तो जो यूएस के बंदे हैं वो एक्सेस कर रहे हैं, उनके पास लेटेंसी नहीं है। बट जो बंदे दूसरे, आपको एशिया हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं, उनमें क्या है, वहाँ लेटेंसी इश्यूज आ रहे हैं। तो AWS ने क्या करा, AWS ने मल्टीपल डेटा सेंटर्स क्रिएट कर दिया मल्टीपल कंट्रीज में। ठीक है, अब जैसे एक इंडिया में हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया में हो गया, इसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज में उनका डेटा सेंटर है। तो जो भी बंदे अब एक्सेस करना चाहते हैं उनका नियरेस्ट डेटा सेंटर से उन पे ट्रैफिक आता है, तो इससे क्या होता है, आपको लेटेंसी इशू रिजॉल्व हो गया। इसका दूसरा फायदा क्या है, कोई भी डिजास्टर होता है, कहीं पे भी डिजास्टर होता है, लेट सपोज ये वाले बिल्डिंग में कुछ इशू होगा, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ जो कंपनीज रन कर रहे हैं उसका बैकअप आप हो सकता है इंडिया वाले बिल्डिंग में रखे हो, सेकंड बैकअप आप डाल दो यूएस वाले बिल्डिंग में, तो आपका क्या हो गया, डेटा सेफ है, आपका डेटा सेफ है। और तो इस तरीके से आप बैकअप भी क्रिएट कर सकते हो अपना जो भी डेटा है। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसे फीचर्स को क्लाउड ने प्रोवाइड किया। अब आप अगर अपना ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क बनाना चाह रहे हो, अपना जो ऑन प्रेमाइसेस सर्वर सा बनाना चाह रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि भाई अब आपको बैकअप के लिए आप एक सर्वर जाके यूएस में क्रिएट करोगे, मल्टीपल कंट्री में जाके क्रिएट कर दोगे मल्टीपल बिल्डिंग्स फॉर द बैकअप पर्पस। ये इतना आसान काम नहीं है। तो
यहाँ क्या है, क्लाउड ने ये बेनिफिट दिया आपको कि भाई चाहे जो हो जाए आप वर्ल्ड के किसी कोने में अपने बैकअप को रख सकते हो, इमरजेंसी में वो काम आएगा। लेटेंसी इशू कहीं नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेटा सेंटर, आप सारे के सारे डेटा सेंटर पे अपने एप्लीकेशन को डाल दो, कभी भी लेटेंसी इशू नहीं आएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं क्लाउड के, और यही रीजन है कि आज की डेट में सारी की सारी कंपनियां क्लाउड पे मूव करना चाहती है, बिकॉज इट्स इजी टू यूज। कोई कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको टेंशन ही नहीं लेना है, इट्स वेरी इजी टू यूज। ठीक है। अब ये जो डेटा सेंटर्स आपको मैंने दिखाया ना, इसे AWS ने बोलते हैं रीजन। उन्होंने रीजन वाइज बांट रखा है। जैसे इंडिया रीजन में आपको डेटा सेंटर है, ऑस्ट्रेलिया रीजन में एक डेटा सेंटर होगा, यूएस में जो नॉर्दर्न वर्जीनिया है वहां पे डेटा सेंटर होगा। इस तरह से उसने एक रीजन वाइज बांट रखा है कंट्रीज में कि हाँ इस रीजन में डेटा सेंटर है, इस रीजन में डेटा सेंटर और इस रीजन में डेटा सेंटर है। तो लेट सपोज अब एग्जांपल लेते हैं इंडिया रीजन का। इंडिया रीजन में एक एक रीजन है, मुंबई में एक रीजन है। तो लेट सपोज गाइस कि मैंने अपना एप्लीकेशन जो था वो इंडिया रीजन में होस्ट करा है। अब किसी न किसी वजह से लेट सपोज ये जो बिल्डिंग है ना इंडिया रीजन में, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर देता है। तो आप क्या करोगे, फिर आपका एप्लीकेशन चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम अब आप सोच रहे होंगे चलो बैकअप तो मैंने यूएस में डाल रखा है। तो भाई वो कब, जब आपका सर्विस बंद हो जाए, जब आपका इंडिया का जो रीजन है, जो डेटा सेंटर है, वो सर्विस प्रोवाइड करना ही बंद कर दे, उस सिचुएशन में आपको अपने एप्लीकेशन को फेल ओवर करना पड़ता है जहां भी आपका बैकअप है वहां से, या फिर मतलब ऐसे वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है आपको। लेकिन लेट सपोज किसी रीजन से आपका इंडिया का जो हार्ड डिस्क है वो फेल कर गया, अब आप सडनली फेल ओवर करते हो यूएस वाले रीजन में, तो लेटेंसी इशू नहीं होगा? लेटेंसी इशू तो जरूर होगा। ठीक है। तो इसीलिए AWS ने क्या बोला कि जो आप बैकअप लेते हो ना अनदर रीजन में, जो अनदर रीजन में बैकअप ले रहे हो अपने डेटा का, अपने एप्लीकेशन का, उससे आप बचा के रखो फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन। छोटे मोटे चीज़ों पे आप उसको यूज मत करने लगो, फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन उसे बचा के रखो। और ऐसे बिल्डिंग्स में क्या है ना कि हार्डवेयर वगैरह फेल होते रहते हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट फेल होते रहते हैं। तो आपका थोड़ा सा नेटवर्किंग कंपोनेंट फेल हुआ, आपका एप्लीकेशन बंद हो गया, तो उसके लिए थोड़ी आप इमरजेंसी का जो बैकअप है यूएस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर कहीं किसी भी अनदर कंट्री में, आप उसे तो यूज करोगे नहीं। उसके लिए AWS ने क्या सॉल्यूशन निकाला, उसने बोला कि क्यों ना एक रीजन को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डिवाइड कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या करा कि एक रीजन को डिवाइड कर दिया मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन मतलब मल्टीपल डेटा सेंटर्स। और वो सारे के सारे डेटा सेंटर आसपास से सटे हुए नहीं है, वो सारे के सारे डेटा सेंटर एटलीस्ट इतने डिस्टेंस पे जरूर ही है कि डिजास्टर के कारण किसी एक बिल्डिंग पे अगर इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट अनदर बिल्डिंग पे ना हो, दूसरे डेटा सेंटर पे ना हो। और अब आप अपने डेटा को एज एन हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर मल्टीपल एजेस में रख सकते हो। लेट सपोज आपका जो एप्लीकेशन है वो ये वाले एजी में, इसे एजी कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन, वो इस वाले अवेलेबिलिटी जोन में रन कर रहा है। आप चाहे तो सेम टाइम पे आपका एप्लीकेशन को यहाँ वाले इस वाले अवेलेबिलिटी जोन पे भी रन कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल, हम लोग आगे सीखेंगे कैसे। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आपका पहला हार्डवेयर फेल कर भी जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वाला आपको सेकंड वाला जो बिल्डिंग है, ये जो डेटा सेंटर, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये भी फेल कर गया तो थर्ड वाला प्रोवाइड कर रहा है। इसे कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। आपका एप्लीकेशन फेल होने के बाद भी रन कर रहा है। तो दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर हाई अवेलेबिलिटी। अगर डिजास्टर बहुत बड़ा इश्यू होता है, पूरे रीजन में सारे के सारे एजिस काम करना बंद कर दे, जो कि कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको अपने इमरजेंसी के पास जाना है जहां पे बैकअप रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया AWS का। तो चलिए हम लोग AWS के वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये रहा मैप। ये एक्चुअली में कैसे AWS ने अपने रीजन्स को बांट रखा है, ये सारे के सारे चीज़ आप देख सकते हो। जो भी आपको दिख रहा है ना ये ब्लू में, ये सारे AWS के रीजन्स हैं। आप लोग इंडिया में भी देख सकते हो एक रीजन है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ऑरेंज क्या है, तो गाइज ये ऑरेंज में ना कमिंग सून है, जो अपकमिंग रीजन्स हैं। जैसे कि इंडिया में हैदराबाद में भी एक रीजन आपको बन रहा है।
ऑस्ट्रेलिया में भी एक बन रहा है, आप यूएस में जाओगे वहाँ भी एक बन रहा है आपको कनाडा वेस्ट में। तो ये आपका कंप्लीट मैप है और आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ पे AWS का रीजन है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग AWS कंसोल पे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब बंदे को क्या करना है। लेट सपोज कि मैं अपना जो वेबसाइट है क्लाउड वर्ल्ड का उसे मैं AWS पे रन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं उस बिल्डिंग में जाऊँगा वहाँ पे उस ओनर को बोलूँगा कि भाई मुझे रेंट पे चाहिए, आप रेंट पे दे दो। ऐसा नहीं है। AWS ने क्या करा है ना, उसने एक कंसोल बना रखा है यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जाके अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। यहाँ से आप एक बार अपने अकाउंट को क्रिएट कर लो, उसके बाद आप इस अकाउंट पे लॉग इन कर पाओगे। गाइज, क्रिएट करना कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा, बस आप सारी डिटेल को फिल करो, क्रिएट करो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। अब जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया उसके बाद आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है। तो जब आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करते हो तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखता है आपके सामने। ये हमारा AWS का स्क्रीन है जब आप अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेते हो। अब आपके पास क्या है ना कि आपको अपना एप्लीकेशन रन करना हो या कुछ भी रन करना हो इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे, आपको यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो सारे के सारे काम इस कंसोल पे कर लेते हो। अगर मुझे सर्वर चाहिए तो ये EC2 नाम, ये जो सर्विस है, ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय AWS है। मैं यहाँ पे जाकर के सिंपली EC2 सिंपली एक सर्वर को मैं बाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बेसिक चीज़ें समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। और इसके आगे चल के हम लोग ये देखने वाले हैं कि अब हम लोग कैसे AWS कंसोल को कैसे यूज़ करते हैं टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन। तो हम लोग एग्जाम्पल में एक द क्लाउड वर्ल्ड का एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट। थैंक यू।